92% of IPMAT aspirants don't know how to start their IPMAT preparation. But I am here to help you out completely. Get out of this faltu confusion because I am Chia, your IPMAT coach, and today, without any bakwas, we are going to discuss the updated syllabus and pattern. सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ दो सेक्शंस आते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वीए। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो 180 मार्क्स का होता है एंड वीए आरसी जो होता है वो 180 मार्क्स का होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है और एक एमसीक्यू टाइप होता है। एमसीक्यू टाइप में 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड शॉर्ट आंसर में 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन, अगर आप इसका डिवीजन देखेंगे तो इस तरीके से होता है कि 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होते हैं एंड 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो शॉर्ट आंसर्स के होते हैं। लेकिन इस बार आरपी मैथ इंदौर 2025 में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस DILR के भी आए हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपकी प्रिपरेशन का। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम वीए बोलते हैं तो लोग आरसी पे ध्यान ही देना बंद कर देते हैं, लेकिन आरसी की बदौलत आपको कम से कम 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा हो। एंड इस बार आप मानोगे नहीं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसीलिए लेट्स मूव ऑन टू द शीट एंड अंडरस्टैंड द होल सिलेबस व्हिच इज अपडेटेड एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्लान अराउंड इट, ताकि आपकी पढ़ाई टाइम पे और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस शीट में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रॉ स्कोर की। पॉजिटिव रॉ स्कोर 2024 का भी आपको दिख रहा होगा एंड 2025 का भी आपको दिख रहा होगा। यहां पे बहुत ज्यादा डिवीजन दिख रहा है आपको कैटेगरी एंड जो जेंडर है उसके बेसिस पे, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतने बच्चों का पॉजिटिव रॉ स्कोर आया है। वहीं यहां पे आप देखेंगे 2025 में तो इतने बच्चों का पॉजिटिव रॉ स्कोर आया है, विच मीन्स कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम यहां से भी जज कर सकते हैं कि 24 के हिसाब से 25 का पेपर में भी अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट रहा होगा या पेचीदा रहा होगा या कंफ्यूजिंग रहा होगा, जिसकी वजह से बच्चों की नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। तो इतने बच्चों की ग्रैंड टोटल में पॉजिटिव मार्क्स आए थे एंड इतने बच्चे क्वालिफाई किए थे एंड उसके हिसाब से इतने लोगों को इंटरव्यू कॉल आया था। ICR का मतलब है इंटरव्यू कॉल रेट, एंड ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनमें से भी जो क्वालिफाइड है, इनमें से भी जिनको इंटरव्यू कॉल गया है। तो इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा संगीन है एंड आपको कितना इंपॉर्टेंटली इस चीज को करना पड़ेगा, कितना आपको एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा टू क्रैक द IPMAT एग्जाम। अब हम बात कर लेते हैं ATS स्कोर के बारे में। आपको ये चीज कंप्लीटली दिख रही होगी एंड आपको कट ऑफ के बेसिस पे समझ में आ रहा होगा कैसा क्या है, सब कुछ आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे। ये एक्चुअली एक कट ऑफ होता है। आपको मालूम होगा कि आपका जो भी स्कोर होता है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है एंड उसके बाद आपका बेसिक रैंकिंग एंड एवरीथिंग आता है, आपको कॉल्स आते हैं, आप शॉर्टलिस्ट होते हो एटसेट्रा। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपको इसके अंदर का भी एवरीथिंग यू शुड नो। अब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपको यह भी जानना जरूरी है कि IPM इंदौर में एक्चुअली नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। 150 सीट्स हैं एंड दैट्स इट। उसके बेसिस पे भी देयर इज रिजर्वेशन, तो 15% रिजर्वेशन होता है SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, 7.5% रिजर्वेशन होता है ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड जो OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चे होते हैं उनका रिजर्वेशन होता है 27%। वहीं 10% इज फॉर EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड द लास्ट 5% फॉर PWD स्टूडेंट्स। तो इतना सारा तो रिजर्वेशन में ही चला गया। तो अगर आप एक जनरल स्टूडेंट है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कितने सीट्स बचते हैं एंड आपको कितने सीट्स के लिए लड़ाई करनी है। एंड अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए भी कितनी सीट्स रिजर्व्ड है और आपको कितनी लड़ाई करनी है अलोन इन योर कैटेगरी। करेक्ट। अब चलो, अब सच में अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, जिसके लिए मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है। यहां आपको ये जो शीट है इसको आपको लिटरली प्रिंट कर लेना चाहिए। आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट कर लो, चाहे 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में आप इस शीट को प्रिंट कर लो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि मैंने इसको एक ट्रैकर की तरह बनाया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो शीट है इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने हिसाब से इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हो। तो जैसे
सिलेबस के बारे में बात करते करते मैं आपको समझाती हूँ। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस जो है वो हम सबसे अच्छे से सबसे सही तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम आता है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे रिमाइंडर, फैक्टोरियल, सक्सेसिव डिवीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंडिंग यूनिट डिजिट, divisibility, properties of a number, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन। अब क्या कर सकते हो आप, जब आप इसको प्रिंट करके अपनी वॉल पे चिपकाओगे, वॉट यू कैन डू इज रिमाइंडर। मुझे लगता है रिमाइंडर इज वेरी वेरी इजी, करेक्ट। फैक्टोरियल बहुत इजी है, सक्सेसिव डिवीजन में भी मीडियम है, लेकिन इस मीडियम सब्जेक्ट को भी आपको इजी तक लाना है। तो जब तक ये आपको इजी ना लगने लगे, जब तक आपकी इसमें इजीली बहुत इजीली मार्क्स ना आने लगे मॉक्स में, तब तक आपको इसको 100% अपना एफर्ट देना चाहिए। अब अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे सिंप्लीफिकेशन है फॉर एग्जाम्पल, वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो डिफिकल्ट से आपको इजी आना है, एंड दैट इज द होल टेक्निक। तो वो जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा के काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड हमने ये चीज देखी है, काफी ज्यादा देखी है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके लिए, सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देर इज ज्योमेट्री, अरिथमेटिक। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता रही हूँ, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अरिथमेटिक, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज मैंने देखा है ऑल थ्रू। अगर आप 5 साल के भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो भी आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस का होता है। तो अरिथमेटिक को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में कंप्लीट करिए। जब आप इस शीट को प्रिंट कर रहे हैं तो अरिथमेटिक से ही पढ़ाई करना चालू करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे आप अरिथमेटिक से बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो उसके साथ ज्योमेट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थकान महसूस होती है जब तक आप एक टीडियस वर्क को बार 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 करते हो। जैसे ही आपको थोड़ा सा भी चेंज मिलता है तो आपका ब्रेन बोलता है चलो ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, करेक्ट। तो वो चीज आपको करना चाहिए। या फिर तो आप अरिथमेटिक करते करते साथ में अगर इंग्लिश का भी ब्रेक लेते हो, नो प्रॉब्लम, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में आपको ज्यादा टाइम डालना है तो आप मैथ्स एंड मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, साथ में थोड़ा बहुत इंग्लिश ले सकते हो, जो आप प्रैक्टिस या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर कुछ भी इस तरीके का कर सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा ध्यान रखना। एक वेरी टीडियस एंड वेरी धीरे धीरे चलने वाला कोई भी, जैसे नंबर सिस्टम है, आई थिंक वेरी वेरी इजी है, बहुत आराम से हो जाता है, आपको रिविजन बस करना होगा, तो उसको आप रख सकते हो विद अरिथमेटिक के थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी टीडियसली थकोगे नहीं, एंड थकोगे नहीं तो आपसे काम भी बनेगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप एक टास्क लिस्ट बना के पढ़ोगे, रादर देन घंटों घंटों के हिसाब से पढ़ोगे कि आज मैंने 4 घंटे इसकी पढ़ाई की और फिर 4 घंटे इसकी पढ़ाई की। मैं ये सोच रही हूँ कि आप टास्क लिस्ट बनाओगे कि आज मैंने इतने क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए और इतनी देर बेसिक्स इसका पढ़ा था एंड इतना इतना क्लियर हुआ है एंड ये सब चीजें, एंड आप इस शीट पे भी अपना नोट डाउन करोगे कि कैसा क्या चल रहा है, हर मॉक के हिसाब से आपको क्या फील हो रहा है कि इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। द मोमेंट इट टचेस इजी आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। तो नेक्स्ट इज मॉडर्न मैथ। मुझे लगता है कई सारे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मॉडर्न मैथ इज नॉट इजी। मॉडर्न मैथ से मोस्टली लोग चिढ़ते हैं बिकॉज इट्स सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ऑल, इसमें गलती होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, देयरफॉर सब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं इससे। लेकिन हमको 100% कोशिश करनी है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसमें हमारे यहाँ पे इजी मार्क हो सके, बस हमें ये सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हम वीएआरसी की बात कर लेते हैं। वीएआरसी इज डिवाइडेड इन सम बेसिक पार्ट्स। पहला है वोकैबुलरी, जिसमें आप जानते हैं सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स वगैरह, उसकी भी क्लासेस आपको फ्री में इस चैनल पे मिल सकती हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। वर्ड यूजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, आप उसे गिव अप नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, एंड दैट इज कि आप रीड करना चालू करिए। आप जितना रीड करते हो यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट यू डोंट नो, दे आर अननोन वर्ड्स, एंड जब कोई अननोन वर्ड मिलता है, जब आप रीड कर रहे हैं, जब कोई अननोन वर्ड मिलता है तो उसके 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स निकाल लीजिए, एंड दैट्स इट। उससे आपका आधे से ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी जाएगी। जब आप रीड कर रहे हैं तो इडियम्स निकाल के उनके मीनिंग ढूंढ लीजिए और उनसे रिलेटेड जो भी और इडियम्स होते हैं उनको पढ़ लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। रिलेटिवली पढ़ना काफी ईजी होता है, आपको ध्यान रहता है कि अच्छा मैं वो कर रहा था, मैं वो बुक पढ़ रहा था, तब मैंने ये वर्ड पढ़ा था, तो वो रिलेशन क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर वर्बल एबिलिटी की बात कर लेते हैं, सॉरी पहले फिर ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में जो बेसिक होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ चुके हैं, लेकिन आईपी मैट की ग्रामर जो होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की होती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने जितनी भी ग्रामर आज तक पढ़ी है वो आप जाके बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए,
रिवीजन के बेसिस पे प्रैक्टिस करना चालू करिए। इसीलिए हैश आईपी मैट मॉक्स आपके लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर पाते हैं। थर्ड इज वर्बल एबिलिटी, जिसमें एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस सब इंप्रूवमेंट, ये सब होता है। तो अगर आप वोकैबुलरी एंड ग्रामर को करेंगे, मतलब उसकी प्रेपरेशन करेंगे, तो वर्बल एबिलिटी आपका बहुत आराम से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, ये सब जो होते हैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर, मतलब मार्किंग द रॉन्ग, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग द रॉन्ग आंसर बढ़ जाती है। क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग समथिंग, कि मतलब एक वर्ड था उसका मीनिंग मालूम है, नहीं, इट इज अबाउट बीइंग पजल्ड अबाउट समथिंग। पैराजम्बल्स इज वेरी पजलिंग, उसके जितने भी आप रूल्स कर लो, जितना भी समझने की कोशिश कर लो, येट इट इज पजलिंग एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बाय द वे, पैराजम्बल्स का मेरा खुद का वीडियो डला हुआ है इसी चैनल पे, अभी जाके ढूंढ के, या पैराजम्बल्स आईपीएम करियर्स टाइप करके सर्च करके आप देख सकते हो, आपको काफी उसमें हेल्प मिल जाएगी। द थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको, अगर आपको नहीं मालूम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाउ मच इट कैन हेल्प यू, 15 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आईपी मैट 2025 में आया था, तो इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। एंड अक्षत का यह कहना है कि क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, अक्षत दैट इज AIR 7 आईपी मैट 2025, वो हमारा खुद का स्टूडेंट है, तो उसने हमको बताया था कि उसके जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि VARC में 15 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, तो वहां पे वो सॉर्टेड हो गया था। तो अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया तो चलो ठीक है, 15 नहीं आएंगे नेक्स्ट ईयर, इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉपी पेस्ट, करेक्ट, तो लेकिन 10 क्वेश्चन तो आएंगे, 5 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन आपने पूल में, एक क्लब में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चंस को मतलब कंप्लीटली ओन कर लिया। तो वो 15 क्वेश्चंस के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं आपके लिए क्लास लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके 100% हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई नहीं हरा सकता है। द लास्ट थिंग इज क्रिटिकल रीजनिंग। अगेन दिस इज वन ऑफ माई फोर्टेज। क्रिटिकल रीजनिंग में मैं बहुत अच्छी हूं एंड आप भी बहुत अच्छे हो सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ ऑल। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेमिस एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब आते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, आपको रीड करके रीजनिंग लानी होती है। जैसे आप देखते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आप एक पैसेज पढ़ते हो, उस पैसेज में ही आपके आंसर छुपे होते हैं, कुछ अलग लैंग्वेज, कुछ अलग तरीके से उनको ऑप्शंस में डाल दिया जाता है ना, आप उसको ढूंढ लेते हो। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में आपको निकालना होता है चीजों को, आपको एक पैसेज दिया होता है, आपको उसको समझना होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई आपसे बोल रहा है इसमें से क्या इन्फर कर सकते हो, दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वॉट you've रेड, फ्रॉम वॉट you've अंडरस्टूड, करेक्ट। तो यही डिफरेंस होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, बिकॉज अगेन इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अदर आईपी मैट एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर आईपी मैट इंदौर, क्योंकि इस साल भी लॉजिकल रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस आए थे, करेक्ट। तो बेसिक LR, जो आपका लॉजिकल सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग वगैरह होता है, ये तो आना ही है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अदर देन दैट, स्टैंडर्ड LR टेस्ट, मतलब गेम्स, टूर्नामेंट्स, क्यूब्स एंड विजुअल पजल्स, ग्रिड पजल्स, लीनियर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीजें जो होती हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन LR। विजुअल पजल्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, वेन डायग्राम आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करना, बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कभी कभी ऐसा होता है कि वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस एक, मतलब आप समझ सकते हो, मास्क करके आते हैं, एंड आप वेन डायग्राम उसका बना लोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड द लास्ट इज सेंटेंस करेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग एंड ऑल, ये सब भी लॉजिकल रीजनिंग में आता है। लेकिन आईपी मैट इंदौर में क्रिटिकल रीजनिंग कम्स एज अ पार्ट ऑफ VARC ओनली, लेकिन आईपी मैट रोहतक में इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो वही डिफरेंस है, आप पढ़ना आपको सेम चीज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेटेज के बारे में, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से क्या चीजें इजी, डिफिकल्ट एंड मीडियम है, एंड अक्षत ने किस तरीके से प्लानिंग की थी। सो वेट टिल द एंड। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईपी मैट इंदौर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार रेपिटेशन में आए हैं। अगर आप देख रहे हो इस शीट को एंड कंप्लीटली समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चन आए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया था। ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंज लाता है, इसलिए मैंने ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था। अदर देन दैट, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, ये मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, बट क्या करें, इंपॉर्टेंट है तो है, आप क्या कर सकते हैं।
लास्ट अब हम यहाँ पे आ गए हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हैं एलआरडीआई का काफी अच्छा वेटेज रहा है, दैट इज 5 क्वेश्चंस। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट जो कि आपको शॉर्ट आंसर्स के लिए पढ़ना ही है, वो आपको एमसीक्यू के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसको अच्छे से कर ही लो, है ना, माइट एज वेल। चलो नेक्स्ट इज वीएआरसी। वीएआरसी में अगेन 12 क्वेश्चंस तो आते ही हैं आरसी एनसीआर के, तो वो आपको 100% अच्छे से करना ही है। अदर देन दैट 8 क्वेश्चंस ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, देन पैरा कंप्लीशन, ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई भी मतलब छोटा या बड़ा नहीं है। आई थिंक वीएआरसी कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, वेटेज पे डिफर मतलब डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि 24 एंड 25 के पेपर के हिसाब से हम ये नहीं जज कर सकते कि कैसा क्या क्यों, क्योंकि हर साल डिफरेंट आ सकता है आरसी। आरसी इज सो सॉरी वीए, क्योंकि इट इज सो वाइड, करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की, जो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। अब आप ये शीट अगर आप लिंक से जाके, डिस्क्रिप्शन से जाके आप लिंक पे जाके ये शीट देखते हैं, तो आपको यहीं पे एक अनदर फेज दिखेगा, डिफिकल्टी लेवल। ये मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है। मैं पहले ही आपको एक बहुत अच्छा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो आप मुझे जज नहीं कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसी तरीके से आपको चीजों को पुट करना है इन इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, एंड देन यू विल हैव टू पुश योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स टू मीडियम, पुश योर मीडियम सब्जेक्ट्स टू इजी, करेक्ट। एंड इसी तरीके से आपको बढ़ते जाना है, एंड दैट्स इट। तो हमने जब अक्षत से बात की थी अबाउट हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड, वी आस्क्ड हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे उनको क्या फियर है कि वो फेल हो जाएंगे, तो क्या, कैसा, क्यों हो जाएगा, एक्सेट्रा। वो भी शीट यहाँ पे है। उन्होंने अपने फियर से कैसे लड़ाई की, उन्होंने वो भी बताया है। टॉपिक वाइज कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आपको इन एवरीथिंग, जैसे ये आप देखेंगे ये सारा का सारा सिलेबस है, इसके हिसाब से वो हमको बता रहे हैं कि कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, प्लस कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं पर टॉपिक के बेसिस पे। तो आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए। आई थिंक अगर आप नेक्स्ट ईयर AIR 1, 7, 5 कुछ भी होना चाहते हैं, तो आपको इस शीट को 100% फॉलो करना चाहिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज वी हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू फॉर योर IB मैथ प्रिपरेशन। एंड आई लव यू, you love me, and I'll see you next time. Bye.